साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग, एक ऐसी जंग जो पिछले 10 महीने से हमारे लिए सवाल बनकर है और हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के सामने सवाल बनकर है कि होगा क्या। जिस जंग के संदर्भ में तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस आकलन के साथ थे कि यह खेल कुल मिला के 8-10 दिन का है। यूक्रेन कहां रूस जैसी महाशक्ति का मुकाबला कर पाएगा, लेकिन वो सारे अनुमान धता रह गए। 10 महीने से ज्यादा का समय बीत गया, जंग बदस्तूर जारी है। यूक्रेन एक देश के तौर पर अपने वजूद को कायम रखे हुए है। घोषित तौर पर यह दो देशों के बीच में जंग है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक देश बनाम दुनिया के तमाम देश में यह जंग समय के साथ तब्दील हो गई। अमेरिका और नाटो के तमाम देश यूक्रेन को सामने रखकर इस जंग को लड़ रहे हैं। यही कारण है जिस रूस ने सोचा था कि यूक्रेन को वो चुटकियों में अपने कब्जे में ले लेगा, वह यूक्रेन रूस की पहुंच से दूर, बहुत दूर जाता हुआ दिख रहा है। बल्कि बदलते वक्त के साथ अब रूस की ओर खतरा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। इन परिस्थितियों के बीच में आज हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जिस तरीके का हमला यूक्रेन ने रूस के ऊपर किया, वो अपने आप में अचंभित करने वाला है। यूक्रेन के द्वारा एक मिसाइल के माध्यम से हमला किया गया और यह दावा किया गया कि जिस इमारत पर हमला किया उसमें तकरीबन 400 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो गई। विरोधी दल के द्वारा या विरोधी देश के द्वारा या युद्ध में लड़ रही सेनाओं में से एक पक्ष के द्वारा ऐसे दावे किए जाते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दावे के प्रत्युत्तर में रूस ने स्वीकार किया कि हां, हमला हुआ और हमारे सैनिक मारे गए। यूक्रेन भले ही 400 के संदर्भ में कह रहा है, पर रूस ने माना कि उसके 63 सैनिक इसमें मारे गए। अब वह संख्या बढ़ के 89 तक पहुंच गई। तो कुल मिलाकर इसके साथ हमारी चिंता भी बढ़ गई। चिंता इसलिए बढ़ गई कि उम्मीद की जा रही थी कि शायद नए साल में इस युद्ध का कोई समाधान निकलेगा, पर यह युद्ध न केवल समाधान से दूर हो रहा है बल्कि और विस्तार भी ले रहा है। जिस मिसाइल के माध्यम से हमला किया गया था वह अमेरिका के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। क्या ये हमले आने वाले समय में इस युद्ध को और व्यापक तो नहीं बना देंगे? क्या यह युद्ध दो देशों की सीमाओं से निकलकर अब कहीं ज्यादा व्यापक तो नहीं हो जाएगा? कहीं आखिरकार पुतिन अपने अंतिम विकल्प परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ओर बढ़ने के लिए विवश तो नहीं हो जाएंगे? ये ऐसे मसले हैं जिस पर आज बात करने की जरूरत है। समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन अचानक इतना आक्रामक क्यों हो रहा है, या रूस क्या वाकई इतना कमजोर हो गया है कि अब नाटो देशों को लगने लगा है कि समय आ गया है जब यूक्रेन को अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर रूस की सीमाओं में दाखिल हो जाना चाहिए। क्या क्रीमिया 8 वर्ष बाद एक बार फिर यूक्रेन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया है? इसी मसले पर हम बात करेंगे। तमाम विषय विशेषज्ञ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे आपका परिचय कराएं और इस नाजुक मसले पर कुछ नए पहलुओं को समझने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र गीता से लिया गया है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महिम तस्मादुष्ट कौन्तेय अध्याय कृत निश्चय। अर्थात अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। श्रीमद् भागवत में ये जो कहा गया था, इस पे कौन अनुसरण कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन या जेलेंस्की? इस पर हम विचार करते रहेंगे। पर इसी के साथ में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार भारत के पूर्व राजदूत RS मल्होत्रा साहब इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रमोद पावा जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार राणा अली जोहेब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सोढ़ी साहब से करते हैं, क्योंकि हमें समझना है कि आखिर इस समय पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच चल क्या रहा है, और इसके संदर्भ में जैसा अध्ययन सोढ़ी साहब के पास रहता है वो कमाल का रहता है। तो सोढ़ी साहब एक बार फिर थोड़ा रोशनी मिले। पहले तो ये सुनते थे कि रूस ने यहां हमला कर दिया, यहां हमला कर दिया, यहां हमला कर दिया। आजकल खबरें उल्टी आ रही हैं, यूक्रेन ने यहां हमला कर दिया, वहां हमला कर दिया। थोड़ा बताएंगे क्या कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है आपको? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ जी। सुन तू जो कि चीन के प्राचीन चीन के विख्यात सैनिक सोच विचार धारक थे, उन्होंने कहा था कि जितना लंबा युद्ध चलता है उतना हमलावर जीत से दूर होता है। अगले महीने इस युद्ध को 1 साल हो जाएगा और रूस अपनी जीत से कोसों नहीं मीलों दूर है।
मैं भी उन कुछ रक्षा विशेषज्ञों में से था कि जब यह युद्ध हुआ 24 फरवरी पिछले साल, तो मैंने भी यह कहा था कि यह युद्ध 8 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन ने भी यही सोचा था। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन को काफी एक्सपीरियंस था, वो केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वो रूस की खुफिया एजेंसी के वो हेड भी थे। लेकिन चूक रूस से हुई और उन्होंने गलत टाइम पे ये युद्ध बोला, जब वहां पे बहुत ज्यादा ठंड थी, जिसकी वजह से खुले मैदान का उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल नहीं कर पाई। ये इसलिए ये युद्ध लंबा खिंच गया। 12 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के अंदर 700 किलोमीटर रूस यूक्रेन बॉर्डर के अंदर 2 एयर बेसिस पे, साराटोव और ड्यागिलेवो पे हमला किया, जो कि पहली बार था कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर अंदर रूस में 2 हमले किए। और अब जैसे आपने शुरू की टिप्पणी में सही बताया, नव वर्ष के पिछले साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को रूस के 89 सैनिक मारे गए एक यूक्रेन की मिसाइल अटैक में। ये जो युद्ध है, अब ये युद्ध रूस की तरफ बढ़ रहा है। ये युद्ध आने वाले समय में और गंभीर और घमासान होगा, क्योंकि यूक्रेन किसी हालत में इस युद्ध को थामने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसने एहसास कर लिया जो उसने गलती 8 साल पहले की थी, जब क्रीमिया को रूस ने लिया था और उसने कुछ ज्यादा नहीं किया था, उसका खामियाजा उसे 8 साल बाद भुगतना पड़ा और रूस ने यूक्रेन के 4 और इलाकों पे कब्जा कर लिया। अब यूक्रेन अच्छी तरह जानता कि इस बार अगर उसने यूक्रेन के साथ बातचीत की और युद्ध को खत्म किया, आने वाले कुछ वर्षों में रूस फिर से यूक्रेन पे हमला करेगा, पूरी यूक्रेन को अपने देश में शामिल करेगा। दूसरे हाथ पे रूस चाहता है कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि ये जो युद्ध है ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन के खड़ा हो चुका है। पिछले साल मार्च के महीने में जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसके कुछ दिन बाद रूस में एक इंटरनल पोल हुआ था, जिसमें सिर्फ 23% रूसी इस युद्ध के खिलाफ थे। पिछले साल नवंबर के महीने में दोबारा यह पोल हुआ और 57% रूसी इस युद्ध के खिलाफ थे। जैसे जैसे ये युद्ध आगे चल रहा है, जो रूसी नागरिक हैं वो इस युद्ध के खिलाफ हो रहे हैं और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन चाहते हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म हो। पर थोड़ा सा सवाल इस बात का है कि पुतिन चाहते हैं युद्ध खत्म हो, तो क्या पुतिन के चाहने से जेलेंस्की हथियार डाल दें या पुतिन के ही हटने की नौबत आन पड़ेगी? थोड़ा इस पर रोशनी देना। चाहता तो हर कोई युद्ध खत्म हो, जेलेंस्की भी चाहते हैं जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो, पुतिन भी चाहते हैं युद्ध खत्म हो, लेकिन मेरा जो मूलभूत सवाल है वो इस बात को लेकर है कि क्या यूक्रेन का दमखम इतना हो गया है कि अब जमीन जो है वो यूक्रेन के स्थान पर रूस होने जा रही है? ये सवाल है। बिल्कुल डॉक्टर हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूक्रेन किसी मूड में नहीं है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। वो अपनी हर इंच की जमीन लेगा। वो हिंदी में एक प्रसिद्ध कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यूक्रेन जानता है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने इस बार लड़ाई नहीं की, आने वाले सालों में पूरा देश रूस में मिल जाएगा। इसलिए चाहे हमने देखा जब राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका गए तो वहां पे उन्होंने जो बाइडेन को और अमेरिकी सेनेट को बोला कि आप हमें और हथियार दीजिए, जबकि 2 दिसंबर पिछले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था पहली बार इस युद्ध में कि वो रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं कि युद्ध खत्म हो। 2 दिसंबर से पहले बाइडेन ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो हालांकि अभी नाटो भी, अमेरिका भी चाहता है युद्ध खत्म हो, क्योंकि उनके जो मकसद थे रूस को कमजोर करने के वो तो हासिल हो गए, लेकिन यूक्रेन इस युद्ध को खत्म करने के बिल्कुल मूड में नहीं है जब तक वो अपने हर इंच की जमीन वापस नहीं लेगा। तो सोडे साहब का कहना है कि नाटो की तो मंशा बन गई कि अब युद्ध खत्म हो, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं मल्होत्रा साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस युद्ध के माध्यम से नाटो देशों ने और विशेषकर अमेरिका ने क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? यूएसएसआर सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस एक ताकत के तौर पर कमजोर हुआ था, पुतिन उसे वापस खड़ा कर रहे थे। क्या इस युद्ध ने रूस को वाकई बर्बाद कर दिया है या अभी रूस की बर्बादी के लिए और इंतजार बाकी है? ही एक सवाल उठाया है। जहां तक रूस का सवाल था, वो तो ये बात सही है कि सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया कमजोर हुआ था और पुतिन ने भरपूर कोशिश की कि जो रशिया है अपनी पुरानी ग्लोरी प्राप्त कर सके और उस मकसद की तरफ वो बढ़ भी रहे थे जी। पर ये यूक्रेन युद्ध जो है शायद उनके इस मकसद को बिल्कुल पूरी तरह से दूसरी तरफ ले गया है। और मैं समझता हूं
कि इस वक्त रशिया जो है वो काफी कमजोर स्थिति में आ गया है इस युद्ध में। शायद उनकी जो असेसमेंट थी कि वो कुछ ही हफ्तों में या महीने भर में यूक्रेन में जो उन्होंने अपने एम रखे थे उनको पूरा कर लेंगे, वो तो उनके आज दिन तक नहीं हुए। वो लेना चाहते थे दोनबास रीजन, वो भी उनका शायद 65-70% होके रह गया। तो अब तो हालात ये बन रहे हैं कि रशिया को जो जमीन उन्होंने यूक्रेन से छीनी है उसको भी वो रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ये कहना हो कि अमेरिका ने अपना मकसद पूरा कर लिया है, मुझे लगता है या उन्होंने अपने स्ट्रैटेजिक जो एम है मुझे लगता है लार्जली पूरे हो गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रशिया को ऐसे ही जाने देंगे। मुझे लगता है कि यूक्रेन की इस भावना को कि वो यूक्रेन अपनी सारी जमीन वापस ले ले, उसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, उसको हथियार दे रहे हैं, उसको हर तरह से एक्सेप्ट के सोल्जर वहां नहीं भेज रहे हैं, उसको छोड़ के बाकी वो हर तरह से यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। पूरा यूरोप लगा हुआ, नाटो कंट्री लगे हुए हैं। तो इन हालातों में तो मुझे ऐसा लगता है कि ये युद्ध जैसे कभी अफगानिस्तान में हुआ था, सोवियत यूनियन का हाल, उसी तर्ज के ऊपर ये बढ़ता जा रहा है। और मुझे लगता है कि जो पुतिन ने कहा है कि अगर रशिया की इंटेग्रिटी यानी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अगर इससे चोट पहुंचती है तो ही वुड बी तो वो न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है इससे इस बात का खतरा बढ़ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या वजीर को प्यादा बनाने की कोशिश अभी पूरी नहीं हुई है, या वजीर को प्यादा बनाने की कोशिश के चलते इस युद्ध के विस्तार की आप आशंका तो नहीं देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब यूक्रेन हमलावर है और पुतिन का जो स्वभाव रहा है, इसके युद्ध के व्यापक होने का खतरा तो महसूस नहीं कर रहा है मल्होत्रा साहब आप? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ऐसा तो नहीं चाहेगा कि अल्टीमेटली वो ऐसे हथियार यूक्रेन में पहुंचा दे कि रशिया को ही पूरी तरह से वो या उसके कुछ इलाके को छीनने की पोजीशन में आ जाए। उस केस में तो मुझे लगता है कि पुतिन हो सकता है न्यूक्लियर वेपन जो एक उनके पास आखिरी हथियार है उसको यूज करें, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उस नौबत तक जाएगा। लेकिन वो तब तक रशिया को ब्लीड करते रहेंगे जब तक उनके पास यूक्रेन है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं। अब जेलेंस्की साहब का तो ऐसे है कि उनके देश को तो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन क्योंकि उनको हथियार मिल रहे हैं, पूरी तरह से मॉरल सपोर्ट भी मिल रही है, तो वो भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। क्रीमिया का आपने उदाहरण दिया था, तो अब दोनबास ऐसा बनेगा तो उनके लिए ये तो सवाल खड़ा हो जाएगा कि कल कौन सा और इलाका रशिया जो है उसके ऊपर अपनी नजर लगाएगा। पर मल्होत्रा साहब, मैं राणा अली जोहब साहब के पास में जाऊं उससे पहले एक सवाल और करना चाहता हूं। जेलेंस्की लगातार क्रीमिया को भी वापस लेने की बात कर रहे हैं। क्या क्रीमिया को वापस लेने की कोशिश इस युद्ध को और भयावह, या हम तीसरे विश्व युद्ध को लेकर समय समय पर बात करते रहते हैं, उस तरफ बढ़ने की कोशिश तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसे यूक्रेन आक्रामक हो रहा है उसके चलते ये सवाल तो पैदा हो रहा है। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। ये कोई क्रीमिया की बात नहीं है। अगर मुझे लगता है दोनबास रीजन भी रशिया से छिन जाता है तब भी ये नौबत आ सकती है, क्योंकि इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन और उसका रशिया जो है उन्होंने गलती की और उन्होंने इस पूरे युद्ध में अपने हाथ जो है पूरी तरह से जला लिए। तो उस केस में तो मुझे लगता है कि पुतिन साहब का जाना तो तय ही हो जाएगा, और उससे पहले वो क्या कर सकेंगे ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है, सबके मन में है कि कहीं वो उस बात पे तो नहीं आ जाएंगे कि भाई मैं अब जो हुआ सो हुआ, लेट मी यूज माय लास्ट रिजॉर्ट के न्यूक्लियर हथियार, मरता क्या ना करता वाले हालात को लेकर। लेकिन मेरे साथ में राणा अली जोहब साहब है। राणा अली जोहब साहब, जब रूस यूक्रेन की खबरें आती हैं तो इन खबरों की विश्वसनीयता को लेकर भी बड़ा संदेह रहता है। ये दावा किया जाता है कि ये जितनी भी खबरें हैं वो पश्चिमी मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही हैं, सच्चाई तो एक्चुअल में आती ही नहीं है। रूस के संदर्भ में बाकी मीडिया संस्थानों ने अपने नजरिए को ऐसा रखा हुआ है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, कि आप लोग भी इस विचार और इस जानकारी के साथ में कि पुतिन हार रहे हैं, जेलेंस्की को आगे रख के नाटो जीत रहा है, या कुछ और नजरिए के साथ आप लोग वहां मौजूद हैं? थोड़ा जानने में दिलचस्पी हमारी।
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इसमें जो सबसे बड़ी छोटी सी एक बात मैं सबसे पहले करना चाहूंगा, उसके बाद आपके सवाल पे आता हूँ कि यहाँ पे बात हुई न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की। जी आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि रशिया न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने की गलती वो नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी उसमें चला जाए, किसी भी हालत में चला जाए। जी लेकिन जो खबरों की, जहां तक खबरों की बात है, तो खबरें तो देखें बहुत सारी जो बंदिशें हैं वो इंटरनेशनल मीडिया ने, यानी कि बजाते खुद अमेरिका ने लगा दी। कुछ ये जो हमारे सोशल साइट्स हैं जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, या कुछ भी इस तरह से, जी तो जब से ये रशिया और यूक्रेन की वार हुई तो इन्होंने बाकायदा तौर पे ये अनाउंसमेंट की गई है सोशल मीडिया के हेड ऑफिस की तरफ से कि आप रशिया और यूक्रेन की वार के बारे में कोई भी खबर या कुछ भी ऐसी बात शेयर करेंगे तो उसको पहले फिल्टर किया जाएगा, और यहाँ तक कि उसको मोनेटाइज भी नहीं किया जाएगा। तो जी खबरों की बात तो यह है कि ना तो हमारे यहाँ पाकिस्तान से कोई ऐसा जर्नलिस्ट वहां पे मौजूद है, ना ही हम यहाँ से यूक्रेन में या रशिया से बाकायदा उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास भी खबरें आ रही हैं वो भी आपकी तरह, हम भी इंटरनेशनल मीडिया की जो खबर वो रिपोर्ट करते हैं, हम उसी को देखते हैं, और जो नजरिया या जो बात वो हम तक पहुंचाते हैं हम उसी को लेके आगे चलते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो किरदार है वो गवर्नमेंट्स का भी होता है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स का, तो जी हम अगर अपने मुल्क की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम तो इस वक्त आप ये कह लें कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं। हम तो ना रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम कहते हैं रशिया गलत कर रहा है ना हम कहते हैं यूक्रेन गलत कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह इंडिया भी चुप है, इंडिया के साथ बाकी रियासतें भी चुप है। तो ये तो हम तो ये समझे कि उन दोनों के जो हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान में एक टर्म यूज की जाती है थानेदार, जी कि जी बड़ा थानेदार कौन है, छोटा थानेदार कौन है। तो रशिया और यूक्रेन की ये जो वार है ना, इसमें बेसिकली जंग इस चीज की है कि अमेरिका बड़ा थानेदार है कि रशिया बड़ा थानेदार है। तो ये अब मसला भी ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान में कोई ऐसी स्टेट भी मौजूद नहीं है कि जिनके इन दोनों के साथ ताल्लुकात ऐसे हों कि वो बीच में आके इन दोनों को एक मेज पे बिठा के सुलह करा के इसको जंग को बंद करवा दिया जाए। तो ये तो वो हालात तो हमें जो है वो अभी तक सुधरते उस वक्त तक नजर नहीं आ रहे हैं जब तक ये दोनों रियासतों के दोनों हेड जो हैं वो बजाते खुद आके टेबल पे नहीं बैठेंगे और ये बातचीत से इसको हल नहीं करेंगे। एक बात और समझना चाहूंगा राणा जो साहब, क्या रूस यूक्रेन युद्ध से इस बात का एहसास फिर से आ रहा है कि जंग किसी मसले का समाधान नहीं होता है? भारत पाकिस्तान के संदर्भ में एक बार फिर हो जाने दो की बातें कही जाती हैं, चीन ताइवान को लेकर भी इस प्रकार की बात उठती है, भारत चीन के संदर्भ में भी ऐसी बात होती है, पर कुल मिलाकर 10 महीने से जंग जारी है और उस जंग के नतीजे में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। क्या कहते हैं राणा जी साहब, क्या ये अन्य देशों के बीच में परस्पर जंग को टालने के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं हो रहा है कि सबको समझ में आ रहा है कि जंग से कुल मिला के हासिल तो कुछ नहीं होता है? डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूं कि जंग से कुछ हासिल हो या ना हो, इसके लिए जंग लगाना जरूरी नहीं है। जी माजी में जितनी भी जंगें हो चुकी हैं वो इस बात का सबूत है कि जी आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं सिवाय तबाही के। वो जी चाहे आपकी इकोनॉमी तबाह हो, वो चाहे आपके लोग तबाह हो। अब देखें ना, रशिया और उसमें ये यूक्रेन जंग में नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान अल्टीमेटली फौजी रशिया के मर रहे हैं, यूक्रेन के भी मर रहे हैं। जी आम लोग जो हैं, जो शहरी हैं, वो रशिया के भी उसमें खत्म हो रहे हैं, उनको उनकी जिंदगी ये जी रहे हैं, तो इसी तरह यूक्रेन की भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो ये एशिया वाला, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया वाला जो एक पट्टी है ना, जी जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा मुतासर हो रही है। क्यों मुतासर हो रही है? हमें तेल नहीं मिल रहा, हमारे पास चीजें नहीं आ रही, हमारे पास गैस नहीं आ रही है। तो उन दोनों के वो जो बड़े सींग जो हैं जिन्होंने आपस में फंसाए हुए हैं, उनका अपना तो नुकसान है ही है, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसको एग्री भी करते हैं कि किसी भी मसले का हल जिसमें स्टेट्स हैं, उनका डिप्लोमेटिक तरीके से टेबल पे बैठ के डायलॉग के जरिए अगर बात को खत्म किया जाए तो वो सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि हम हथियारों का इस्तेमाल करें, हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करें, मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और एट द एंड रिजल्ट देखिए, हमारे यहाँ एक टर्म यूज होती है इसमें पुलिस केसों में कि आप 10 बंदे मार दें, कत्ल कर दें, एंड रिजल्ट यही है कि आपकी सुलह होनी है। आप जी लड़ाई झगड़ा करते हैं, दोनों तरफ FIR होती हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद रिजल्ट उसका ये है कि आपको सुलह करनी पड़ती है, टेबल पे बैठना पड़ता है, डायलॉग करना पड़ता है। तो यही बात है कि अगर नुकसान करने से पहले टेबल पे बैठ लिया जाए, डायलॉग कर लिए जाए, तो मेरे ख्याल से कि ये चीज तो ज्यादा बेहतर होता है। ये राणा जो साहब का कहना है, लेकिन मेरे साथ में प्रमोद पावा जी, और उनसे बातचीत करने के लिए मेरे पास कुछ अलग सवाल है। पावा साहब, इस जंग के संदर्भ में मैं सोढ़ी साहब और मल्होत्रा साहब से तो अलग बात करूंगा, आपसे समझना चाहता हूं कि आप इस बात को लेकर कितने व्यथित
चिंतित या आशंकित हैं कि इस जंग ने हमें सही और गलत के फर्क को महसूस करना भुला दिया। दुनिया के तमाम देश क्या सही क्या गलत पहले बड़ी ईमानदारी से बोल दिया करते थे, पर इस जंग के समय पर तमाम देश केवल अपने नफे नुकसान को देख रहे हैं, सही या गलत को नहीं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं जैसा मैं महसूस कर रहा हूं? देखिए सर, ऐसा है कि अमन के लिए जंगें जरूरी होती हैं जी। और अमेरिका अगर आज तक जिंदा है तो वो इसीलिए जिंदा है कि वो जंगें करता है और जंगें कराता है जी। सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं हम जी। अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ ना देता, अगर पाकिस्तान सोवियत संघ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली दखल ना देता तो मेरा यकीन है कि सोवियत संघ नहीं टूटता जी। अमेरिका आज तक एक क्यूबा क्राइसिस को छोड़ के कभी सोवियत संघ के या किसी महाशक्ति के आमने सामने नहीं आया जी। और आज अगर इस जंग के इफेक्ट हम देख रहे हैं तो उसके हालात ये हैं कि हमारे हमसाया मुल्क में आटे का रेट 135 रुपए किलो हो गया है, तेल उनके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके साथ हमें एक बड़े कैनवस में देखना चाहिए कि ये जो जंग चल रही है, ये जंग यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं है। बेसिकली ये जंग वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न की उन पावर्स के और रूस के बीच में, और रूस और चीन के बीच में है, जिन्होंने आज तक पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरे आलम पर, पूरी दुनिया पर काबिज रहे हैं जी। चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो उनका पेट्रो डॉलर हो, चाहे वो उनका सेंट्रल और एक सिंगल पावर हो। अभी आप इसको और बड़े कैनवस में देखें तो आपको नजर आएगा कि 4 दिन पहले अमेरिका का 135 और चीन का J11 सिर्फ 20 फीट की डिग्री पर आमने सामने आ गए थे। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता तो क्या होता? और जहां तक बात है कि रूस के अंदर तक जाकर उन्होंने बम्बार्डमेंट किया है या रूस के सैनिक मर रहे हैं, नो डाउट सैनिक मरते हैं, बड़ा दुख होता है, जिसके घर से जाता है उसको जरूर तकलीफ होती है, लेकिन सियासतदानों को और तख्तों को ये तकलीफ नहीं होती कि उनके सैनिक मर गए हैं, उनके लिए सैनिक मरने के लिए ही होते हैं। प्रमोद बाबा साहब, सवाल इस बात को लेकर नहीं कर रहा, मैं इस बात को लेकर सवाल कर रहा हूं कि कौन सही कौन गलत, इसको लेकर हमारी एक स्पष्ट नीति होती थी। हम आज तक ये कहने की स्थिति में नहीं है कि रूस ने गलत किया या यूक्रेन ने गलत किया। हम केवल ज्ञान इस बात पर दे रहे हैं, भारत के संदर्भ में बात करें, कि देखिए जंग किसी मसले का समाधान नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 21वीं सदी में पहुंचकर दुनिया के तमाम देश सही या गलत के साथ खड़े होने के स्थान पर केवल अपना नफा या नुकसान देख रहे हैं और इस बात को गर्व के साथ कह भी रहे हैं कि हमें तो अपने फायदे से मतलब है। इसको लेकर आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, क्या कहते हैं? क्या इसके आधार पर हम आने वाले समय को खुशहाल देखें या माने कि आने वाला समय और बर्बाद होने वाला है? क्योंकि जब जिम्मेदार लोगों ने सही को सही और गलत को गलत कहना छोड़ दिया तो हम किसी अच्छे भविष्य की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बेशक मैं इस बात को मानता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यही एक सिस्टम लागू हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी वही सिस्टम लागू हुआ था, और अब एक नया सिस्टम, एक SDG गोल आपने सुना होगा, उसको लागू करने के लिए ये सब जंगें चल रही हैं जी। मैं फिर भी इस बात को मानता हूं कि यूक्रेन और रूस की जंग नहीं है, ये जंग एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्टैब्लिश करने की है। लड़ाई इस बात की है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर होगा या सिंगल पोलर होगा। तो कुल मिलाकर ये रूस और यूक्रेन के बीच में जंग ही नहीं है। लेकिन मैं वापस सोडी साहब के पास में रुक करता हूं। और सोडी साहब, अभी पिछले दिनों में मैं कई सैन्य विशेषज्ञों के आर्टिकल पढ़ रहा हूं, खासतौर पर ये सैन्य विशेषज्ञ यूरोपियन या अमेरिका से जुड़े हुए हैं। ये सब आने वाले समय में यूक्रेन को लेकर बड़ी उम्मीद जता रहे हैं। आपका तजुर्बा है, आप भी आने वाले समय में यूक्रेन को लेकर इतनी उम्मीद के साथ हैं? क्या आपका आकलन है कि यूक्रेन इस लड़ाई में नाटो की मदद से क्रीमिया को वापस अपने पास हासिल करने जा रहा है, या कुछ और नजरिया आपका है?
जब यह युद्ध पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ तो 3 दिन बाद 27 फरवरी को रूस ने अपने परमाणु पनडुब्बियों को बैरेंट सी से निकाल दिया अटलांटिक महासागर की तरफ। जी। तब यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इच्छा जताई राष्ट्रपति पुतिन से बात करने की, क्योंकि वो बौखला गए थे। एक तो 3 दिन हो गए थे, कीव की तरफ रूसी सेना बढ़ रही थी, वहां से परमाणु पनडुब्बियां निकल चुकी थी बैरेंट सी से। जी। लेकिन जैसे उन्होंने इच्छा जताई, यूरोपियन यूनियन ने एक आपातकालीन बैठक बिलियन यूरो यूक्रेन को ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि इस युद्ध का पूरा रुख बदल गया। जी। अगर जेलेंस्की और यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन, नाटो और अमेरिका का साथ नहीं होता, इस युद्ध ने वाकई में 8 से 10 दिन के अंदर खत्म हो जाना था। लेकिन उनको एक तो पैसा मिला, दूसरा जो रूस ने अपने रक्षा सुधार किए थे 2008 से, जिसके तहत उन्होंने अपनी कई महत्वपूर्ण यूनिट्स को डिसबैंड कर दिया कॉस्ट सेविंग के चक्कर में। उनकी आज की तारीख में 45% जो सैनिक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जो 3 साल के लिए नौकरी करते हैं। 25% जो उनके सैनिक है वो कंस्क्रिप्ट्स हैं, जो 1 साल के लिए नौकरी करते हैं। तो ये जो 2008 से रूस ने रक्षा सुधार किए थे, उसका खामियाजा उन्हें इस युद्ध में भुगतना पड़ा। और जैसे मैंने पहले बताया, जेलेंस्की को काफी सपोर्ट आया यूरोपियन यूनियन, नाटो और अमेरिका से। ये युद्ध अब उस मोड में पहुंच चुका है जहां पे यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि उनका इस युद्ध में पलड़ा भारी है। अगर वो इस बार भी पीछे कदम ले लेंगे तो ये निश्चित है आने वाले सालों में फिर उन पे हमला होगा। इसलिए हालांकि अमेरिका के जो लक्ष्य थे, ये मैं 2 मिनट और टिप्पणी करना चाहूंगा डॉक्टर साहब। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका को कई साल लगे 2001 में यूएसएसआर को कई देशों में तोड़ने के लिए, और 2001 से लेके उन्हें 21 साल लगे 2022 में रूस को क्रिपल करने के लिए आर्थिक तरीके से इस युद्ध की तरफ। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो ये बहुत संभव है कि रूस के और टुकड़े हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो अब इंटरनल पोल्स हैं वो कहती हैं कि 57% रूसी इस युद्ध के अगेंस्ट है। रूस के कई शहरों में प्रदर्शन होने शुरू हो गए इस युद्ध के खिलाफ। राष्ट्रपति पुतिन भी जानते हैं ये युद्ध अगर लंबा चला तो ये मुमकिन है उनका देश और भी कई छोटे देशों में बढ़ जाएगा। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करें कि युद्ध खत्म हो। लेकिन जहां तक जेलेंस्की हैं, उनको पता है कि वो युद्ध तभी खत्म करेंगे जब ये चारों इलाके और क्रीमिया को वो वापस ले लेते। पर सोढ़ी साहब, मेरा फिर आपसे सवाल है, राणा अली जोहर साहब ने तो साफ इंकार किया परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। इससे पहले बयान आए थे कि ये हमने कोई दिखावे के लिए रखे हैं हथियार। क्या रूस के इलाके पर कब्जा करने की जेलेंस्की की कोशिश नाटो की मदद से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की शुरुआत तो नहीं करा देगी? ये चिंता है। क्या आप इस चिंता में साथ हैं या आप खारिज करते हैं इस चिंता को? चाहे कुछ हो जाए, रूस के टुकड़े हो जाएं, परमाणु हथियार का बटन नहीं दबेगा। डॉक्टर हिमांशु जी, रूस कभी भी परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा। इसके 2 मुख्य कारण हैं जी। पहला कारण ये कि ये 2023 1945 का वक्त नहीं है जब 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे। अब 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिसमें से 3 है नाटो के सदस्य और 1 है अमेरिका। दूसरी चीज, रूस अगर परमाणु हथियार इस्तेमाल करता है, बेशक एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करता है, ये संभव है उसके जो फॉलोआउट्स होंगे वो रूस की टेरिटरी के ऊपर भी आएंगे। अगर रूस ने परमाणु हथियार इस्तेमाल करना होता उसने कब का कर दिया होता, लेकिन वो कभी भी परमाणु हथियार इस युद्ध में इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि नवंबर के महीने में नाटो के जो चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने एक साफ बयान में कहा था कि अगर रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा तो हम भी परमाणु हथियार इस्तेमाल करेंगे। जी। तो कुल मिलाकर नाटो उस स्थिति में यूक्रेन को परमाणु हथियार देने से भी संकोच नहीं करेगा, ऐसा नाटो महासचिव के बयान के आधार, सैन्य प्रमुख के बयान के आधार पर जयेश सोढ़ी साहब का कहना है। मैं वापस मल्होत्रा साहब आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं कि किसी भी जंग के खत्म होने को लेकर एक आकलन या अनुमान होता है। इस जंग के संदर्भ में अनुमान क्या लगाएं? क्या पुतिन का सत्ता से बेदखल होना ही जंग का समापन कराएगा? पुतिन तो पहले घोषित कर चुके थे कि जेलेंस्की को हमें सत्ता से बाहर करना है, आजकल वो ये बात नहीं बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर समाधान आप कहां देख रहे हैं? समाधान तो अल्टीमेटली नेगोशिएटिंग टेबल पे ही होगा, ये तो सारे जानते हैं। लेकिन उससे पहले
किसकी बाजुओं में कितना है दम, वो हम सब देख रहे हैं। और ये दम अब कब तक चलता है? पहले तो हम सोचते थे कि महीना भर चलेगी लड़ाई और खत्म हो जाएगी, लेकिन अब तो लगभग 11 महीने होने लगे हैं और कोई ऐसा प्रपोजल अभी टेबल पे नहीं है जी जो इन दोनों देशों की जो आपस, जैसे रशिया चाहता है दोनबास जी और क्रीमिया अपने कब्जे में चाहता है, जी जेलेंस्की साहब चाहते हैं कि दोनबास तो मिले मिले, जो क्रीमिया गया है वो भी वापस आ जाए। जी और जो वेस्टर्न अलायंस है उनका एम तो बेसिकली ये है कि रशिया को अगर टुकड़े ना कर सके तो कम से कम इतना कमजोर तो जरूर कर सकें वो कि यूक्रेन से हाथ धो के भाग जाए। अब ये एक कशमकश है जिसमें ये सारा युद्ध चल रहा है। अब इसको एक टाइम पीरियड में डिफाइन करना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की है इस स्टेज के ऊपर। मुझे लगता है जैसे अभी 2022 के अंत में जाके मिसाइल हमले में रशिया के लगभग 90 के करीब सोल्जर मर गए जी। तो मुझे लगता नहीं कि रशिया इसके ऊपर चुप रहेगा। उन्होंने कोई अग्रेसिव बयान अभी दिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिनों में आपको सुनाई देगा कि कुछ ऐसा उन्होंने भी वापस कर दिया है। तो इस तरह के युद्ध में ये एक फेज है, कभी ये स्लो होगा, तो कभी और भयावह होने की आप उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन मल्होत्रा साहब, एक और मसले पर आपसे बात करना चाहता हूं। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ में निंदा प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन का प्रस्ताव, ऐसी बड़ी चर्चाएं थी। पिछले कुछ समय से तो ऐसा लग रहा है जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस युद्ध को अपने हाल पे छोड़ दिया है। आप तो इस मसले के विशेषज्ञ हैं, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। ये संयुक्त राष्ट्र संघ नाम की एक जो संस्था है, क्या उसने अपने वजूद को ही अमान्य कर लिया है या उसने इस युद्ध को अपने दायरे से बाहर छोड़ दिया है? नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी रिजोल्यूशन होते हैं वो रिजोल्यूशन तो होते हैं, वो रहते हैं, पेपर पे रहते हैं, वो कई साल रहेंगे, डिकेड्स रहेंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन उनको एनफोर्स करने का कोई उनके पास मैकेनिज्म अभी नहीं है जी। वहां जाके बिग जो P5 हैं उनका समझो कि उनका पावर प्ले होता है। उनमें से जब भी कोई ऐसी चीज होती है उनमें से 5 में से एक आध तो एक तरफ होते हैं और बाकी के दूसरी तरफ होते हैं, तो उसमें वो वीटो की पावर यूज करते हैं। को कभी अब इन्होंने नया तरीका निकाल लिया कि वहां वीटो है तो यूएन जनरल असेंबली में ले गए, लेकिन एनफोर्स करने की ताकत तो अभी भी नहीं है ना। रिजोल्यूशन पड़े हैं, कहा गया है, लेकिन उसको मान कौन रहा है, उसको एनफोर्स कौन करवा पा रहा है? वही जो लोग कह रहे हैं युद्ध खत्म करो, वही तो हथियार दे रहे हैं एक दूसरे को, और क्या कर रहे हैं? जी, वही तो हथियार दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना या जानना जो आपसे है वो ये है कि हम लोग तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बड़ी गंभीरता से लेने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने हड़काया, संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे लोगों ने इतना सुनाया, ऐसी बातें करते हैं। फायदा क्या है इसका? थोड़ा आप इस पर बताइए ना। इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है, एक देश बर्बाद हुआ जा रहा है, दूसरा देश भी बर्बाद होने के कगारे पे पहुंच रहा है, और जिस संस्था में कुछ शब्दों को लेकर हम अपने अपने देश में या तो अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने ऐसी बात कही है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ साहब? होता है, ऐसा नहीं है। जैसे हम P5 के मेंबर नहीं है तो हम किसी न किसी P5 मेंबर के साथ जुड़ जाते हैं ताकि कल भाई अगर जरूरत पड़े तो उसकी हम हेल्प ले सकें। ऐसा तो नहीं है जो कंट्री P5 के मेंबर नहीं है वो भले ही P5 मेंबर ना हो लेकिन वो किसी P5 मेंबर के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत कम कंट्री आपको मिलेंगे जो बिल्कुल अपने आप में स्थिर रूप पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वैसे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब ये बिग पावर प्ले आता है तब वाकई ही ये एक ऐसी संस्था बन जाती है जिसमें कोई भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाता है। रिजोल्यूशन हो जाते हैं, सारे फैसले हो जाते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराने वाला कोई नहीं है। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जो अब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध को रोक सके। अब दोनों जो कह रहे हैं, एक तरफ एक इसमें जो रिजोल्यूशन पास हुए इसमें नेचुरली रशिया एक तरफ था, अमेरिका एक तरफ था, लेकिन रशिया तो लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका भी हथियार सप्लाई करके जितनी बार प्रेसिडेंट जेलेंस्की की पोजीशन थोड़ी बहुत भी कमजोर लगती है उन्हें, उनको नया कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाता है, या तो पॉलिटिकल या कोई और मोरल बूस्टर, और हथियार तो मिल ही रहे हैं। तो ये तो एक किस्म की दो ग्रुपों के बीच में एक आइडियोलॉजिकल वार चली हुई है। अब इसका अंत तो इतना आसान नहीं है और मुझे लगता है जितनी ये लिंगर ऑन करेगी
थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों को और भी ज्यादा नुकसान होगा, और ज्यादा नुकसान होगा, ये कहना है। लेकिन मैं राणा अली जोहर साहब आपसे थोड़ा और इतिहास के पन्नों के साथ बात करता हूं। दो बड़े किरदार इतिहास के पन्नों में मिलते हैं, एक मिलते हैं नेपोलियन, दूसरे मिलते हैं हिटलर। दोनों ही महायोद्धा माने जाते थे, दोनों ही रूस की ओर युद्ध किया, सर्दियों के दौरान किया और बर्बाद हो गए, इतिहास के पन्नों में विफलता की कहानी बन गए। क्या व्लादिमीर पुतिन तीसरा नाम आपको दिखाई देता है इसी परंपरा के अंतर्गत? व्लादिमीर पुतिन ने भी जब हमला किया था, सर्दियों का समय था, जर्मनी से चले हुए हिटलर की सेनाएं दुनिया को जीती, पर रूस में आके सर्दियों से हार गई। नेपोलियन किसी से नहीं हारा, पर रूस की सर्दियों से हारा। और व्लादिमीर पुतिन किसी से नहीं हारे, यूक्रेन की सर्दी से हारते हुए दिख रहे हैं। क्या कहते हैं आप? इख्तलाफ है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि यूक्रेन जो है वो रशिया पर किसी तरह से अपनी धाक जो है वो जमा सकता है, या यूक्रेन रशिया से किसी तरह से जंग जीत सकता है। देखिए, रशिया के साथ एक बहुत बड़ी और ताकत है, जैसे अभी हमारे एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बैकफुट पे अखलाकी तौर पे उनके साथ जुड़ जाते हैं। रशिया के ब्लॉक में एक बहुत बड़ी ताकत और भी शामिल है, जिसको अभी हम सब जो है ना वो मतलब के पसे पुश डाल रहे हैं, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, वो चाइना है जी। आज अगर पाकिस्तान भी रशिया के हक में या उसके खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह चाइना है, क्योंकि हमारा वो ब्लॉक है, हमारा वो अलाई है, हम उसके बगैर किस तरह से ये बातें कर सकते हैं। तो यूक्रेन को इखलाकी तौर पर, या आप ये कह लें कि पॉलिटिकली उसको सपोर्ट तो नेटो से भी मिल सकती है, अमेरिका उसको हथियार दे रहा है, या उसके साथ कोई और मुल्क भी है जो उसको हथियार फराहम कर रहा है, लेकिन वो यूक्रेन की हमायत नहीं कर रहे हैं। हमें जो नजर आ रहा है वो रशिया को खत्म करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। अब देखिए, अगर उनको इतना जो ये हमारे, जैसे मैंने पहले बात की थी ना कि ये जंग जो है ये थानेदारों की आपस में लग चुकी है, ये रशिया और यूक्रेन की नहीं है, ये वो दो ग्रुप हैं जो ये दुनिया को साबित करना चाह रहे हैं कि मैं बड़ा ताकतवर हूं और दूसरा कहता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं। अब दूसरी बात कि इनको आपस में मिलाया कैसे जाए, इस चीज को खत्म किस तरह से किया जाए। तो कोई भी ऐसा मुल्क जो है इस वक्त ऐसा नहीं है, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ले लें, नेटो को ले लें, कि जिनका इन दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक हों, या ये दोनों ममालिक जो हैं उस एक मुल्क की बात मान के तो आपस में बैठ जाए। उसकी एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि तुर्की ने ये कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि जी हम आपके इसमें दाखिल होते हैं और जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, अब दोनों को हम बिठा लेते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रल उस पे वेन्यू पे चले जाते हैं, न्यूट्रल टेबल पे बात कर लेते हैं। लेकिन जो शराइत रशिया ने रखी वो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं, जो यूक्रेन की शराइत है वो रशिया मानने को तैयार नहीं। तो यहाँ पे जो शराइत मानने के लिए वो कहा यह जाता है ना कि एक बहुत पुरानी एक तरीकेकार इख्तियार किया जाता है कि जब एक खानदान बैठा हो ना, तो जो मुद्दई है उसको चुप करके अकेले को निकालें और बाहर ले जाएं, उस अकेले बंदे को जो मनवाएंगे शायद वो उसकी समझ आ जाए। लेकिन जब आप 10 लोगों के बीच में बैठ के उसको समझाएंगे, उसकी समझ में आ भी गया तो जो उसके साथ 9 लोग बैठे हैं वो उसको समझने नहीं देंगे। तो यूक्रेन और रशिया में, अगर यूक्रेन को या रशिया को अकेले के साथ कोई कंट्री बात करेगा तो हो सकता है कोई हल इसका निकल आए। लेकिन अगर आप ये कहें कि नेटो बैठ के यूक्रेन को समझाए, या रशिया को कोई इधर पाकिस्तान उसमें सालसी किरदार अदा करे, इंडिया बैठ जाए, या तुर्की बात करे, चाइना बात करे, तो ये मामला इस तरह से, ये मामला है ही नहीं। असल में यूक्रेन तो मोहरा है, यूक्रेन के पीछे तो लोग और हैं। लेकिन जो बात राणा अली जोहर साहब ने कही, उस पर मैं सोडी साहब आपके पास आना चाहता हूं। रूस के साथ एक मित्र है, नाम उसका चीन है। ये शुरुआत से बात कही जा रही है, पर इन 10 महीनों में चीन की दोस्ती कहीं दिखी नहीं रूस के साथ। हथियारों के संदर्भ में भी आ रहा है तो ईरान में निर्मित ड्रोन रूस इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये चीन ने क्या मदद की रूस के संदर्भ में, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग में शामिल नहीं हुआ, यहीं तक की मदद के लिए दोस्ती है, या ऐसी निर्णायक लड़ाई में जिसमें अमेरिका और नाटो देश अपने सारे संसाधन खुले हाथों से यूक्रेन को उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें क्या चीन मौन के रूप में साथ मौजूद है? इतना ही है, क्या यही दोस्ती होती है? डॉक्टर हिमांशु जी, जब हम बच्चे तो हमें एक कहानी पढ़ते थे कि 2 बिल्लियां एक रोटी के ऊपर लड़ रही थी और एक बंदर ने आके
दोनों से बातचीत करके पूरी रोटी खा गया। यही हाल चीन का है। चीन पूरा मौन व्रत रखे हुए है क्योंकि वो असेस कर रहा है कि ये युद्ध रूस के ऊपर कितना भारी पड़ रहा है, क्योंकि इससे चीन के दो बड़े मंसूबे पूरे होते हैं। पहला, वो दुनिया में एक सुपर पावर बन के उभर सकता है। दूसरा, वो ये पूरा एनालिसिस कर रहा है कि यदि वो ताइवान के ऊपर हमला करता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों का क्या एटीट्यूड होगा, क्या रवैया होगा। इसलिए चीन इस युद्ध में बिल्कुल नहीं आया। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, एक आध संयुक्त राष्ट्र में रेजोल्यूशन पे उसने वीटो कर दिया। इसके अलावा इसने ना एक रुपए की मदद की है, ना एक सिंगल हथियार दिया है। तो ये जो चीन और रूस की दोस्ती है, ये बिल्कुल चीन की तरफ से एक स्वार्थ दोस्ती है और चीन अपना सिर्फ फायदा देख रहा है। चीन को कुछ नहीं लेना देना रूस हारे जीते, क्योंकि रूस जितना कमजोर होता है उतना ताकतवर चीन बनता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसके अंदर का बड़े पते की बात कही थी। उसमें ये कहा गया था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। तो क्या चीन रूस के संदर्भ में इसी से गुजर रहा है? तो प्रमोद पाहवाजी साहब हमारे साथ में हैं। ये चीन और रूस की दोस्त को लेकर कहानी कही जाती थी, क्या ये स्पष्ट तौर पर ये युद्ध चीन को भी फायदा पहुंचा रहा है, अमेरिका को फायदा हो रहा है, नाटो देशों को फायदा हो रहा है, ये बात तो हम कर रहे हैं, क्या इसके अंतर्गत चीन भी फायदा उठा रहा है? सर, युद्ध से सबसे बड़ा फाइनेंशियल फायदा तो रूस को ही हो रहा है जी, चीन को तो हो ही रहा है। और उसके अलावा आप रूस की स्ट्रेटेजी समझे, वहां पर एक बड़ी फेमस कहावत है कि उनको मदद करता है विंटर, जनरल विंटर जी। पुतिन चाहते हैं कि कैसे भी कैसे वो यूरोप को या अमेरिका को इसमें शकीन कर लें जी, लेकिन वो हो नहीं पा रहे जी। अच्छा, दूसरी बात जहां तक चीन की है, तो चीन दिखावट में कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि ये चीन की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि चीन बिना जीते जंग जीतना चाहता है और वो हमेशा से ऐसा ही करते रहे जी। चाहे मंगोलिया के खिलाफ दीवार बना के करें या हमारे खिलाफ 4 कदम आगे बढ़ा के 3 कदम पीछे करें जी। और जहां तक मैं सोचता हूं इस जंग की आखिरत या इस जंग का अंत भी चीन ही करेगा और वो करेगा उस देश पर नियुक्त करके जिसके हम नाम भी नहीं ले रहे, एंड दैट इज ब्रिटेन जी। आप इसको लिख कर रख लें, हो सकता है मैं गलत लिख लूं लेकिन ऐसा ही होगा जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस तो है। प्रमोद बाबा साहब का कहना है कि इस जंग को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो चीन है। मेरे साथ में मल्होत्रा साहब हैं। पावा साहब के इस आकलन के संदर्भ में मल्होत्रा साहब आप सहमत हैं? चीन अगर चाहे तो इस जंग को रुकवा सकता है? नहीं, चीन करवा सकता है, बंद करवा सकता है अगर चीन को लगे कि अब इससे ज्यादा उसको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे और हमारे साथी कह रहे हैं कि चीन को तो कोई इससे खास नुकसान है नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जब 30 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ची के साथ वर्चुअल समिट की थी तो उसमें पुतिन साहब ने एक बात कही थी कि ये जो वेस्टर्न लेड अलायंस है, इसका जो हमारे दोनों के ऊपर इतना प्रेशर है आजकल, इसका मुकाबला करने के लिए हम दोनों की पार्टनरशिप जो है वो गहरी रहनी चाहिए। और उन्होंने इवन डिफेंस टाइज बढ़ाने की बात की। बदले में प्रेसिडेंट ची ने भी कहा कि हाँ, हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं और ये जो अमेरिका के लेड अलायंस के जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं, प्रोटेक्शनिज्म है या हेजीमनी है, उसका हम दोनों मिलके ही मुकाबला करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों देश रशिया और चाइना जो है एक के आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। एटलीस्ट दुनिया में एक स्टैंड के रूप में तो दोनों ने दिखा दिया कि हाँ, वो दोनों खड़े हैं। अब वो अंदर एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं कितनी नहीं, ये बातें तो इन कंट्रियों से इजीली बाहर आती नहीं है। दे आर नॉट सो ओपन कि आपको एकदम खबर मिल जाएगी कि रशिया ने चाइना से क्या लिया या चाइना ने रशिया को क्या दिया। पर एक बात जो सामने नजर आ रही है वो ये जरूर है कि जैसे कहा जा रहा है कि चाइना के पास भी कई तरह के मसले हैं, ताइवान एक है, इंडिया के ऊपर भी उसका प्रेशर लगातार बना हुआ है। तो इन सब हालातों में देखते हुए चाइना अपने कार्ड प्ले करता जाएगा और अगर ऐसी नौबत आई जहां उनको लगा कि अब वेस्टर्न अलायंस की विक्ट्री सुनिश्चित है तो हो सकता है उस दौर पे आके वो
ऐसा कोई रुख अपनाए जो युद्ध को खत्म भी करा सके। तो मेरा सवाल ये है मल्होत्रा साहब, दो किस्म का समर्थन होता है। एक होता है कि मेरा आपको नैतिक समर्थन है, एक होता है मेरा आपको व्यवहारिक समर्थन है। नाटो का यूक्रेन को व्यवहारिक समर्थन दिखता है, वो नैतिक समर्थन नहीं है। हर किस्म की मदद सिवाय व्यक्तियों को छोड़कर वह नाटो के माध्यम से यूक्रेन को मिल रही है। क्या चीन के संदर्भ में आपको लग रहा है कि रूस को व्यवहारिक समर्थन मिल रहा है, या आप अभी देख पा रहे हैं कि नैतिक समर्थन? ईरानी ड्रोन दिखाई दे रहे हैं तो दिख रहा है कि हां, रूस को ईरान से हथियार मिले हैं, पर चीन की बनी हुई कोई मिसाइल, कोई विमान यूक्रेन पर हमला करते हुए दिखाई दे अभी तक आया नहीं। क्या कहते हैं, मामला अभी नैतिक समर्थन तक ही है? जी, मोस्टली नैतिक तक है, या कह लो आर्थिक है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका वगैरह ने सैंक्शंस लगा रखी हैं जी, तो उसका तो चाइना ने कोई ऐसा नहीं है कि चाइना ने उनको फॉलो किया है। जैसे इंडिया वहां से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, चाइना भी भरपूर ऑयल वहां से ले रहा है, बल्कि रशिया और इंडिया के बीच ट्रेड बढ़ गया है। हालांकि वो इम्बैलेंस्ड है, रशिया और चाइना के बीच में भी बढ़ा है। तो इकोनॉमिक रूप में तो वो एक दूसरे के साथ चले हुए हैं, उन्होंने कोई वेस्टर्न अलायंस की सैंक्शन को ज्वाइन नहीं किया है। तो इस रूप में हम ये नहीं कह सकते कि मैटीरियली कोई भी हेल्प नहीं हो रही है। हाँ, मिलिटरी रूप में ये बात बाहर आएगी भी नहीं, और शायद अभी तक कोई हमने सुना भी नहीं कि सैन्य मदद की दृष्टि से तो कोई जानकारी नहीं है, पर आर्थिक तौर पर तो एक दूसरे को मदद मिल रही है, ये मल्होत्रा साहब का कहना है। पर थोड़ी साहब, जो हम बार बार सर्दियों की बात कर रहे हैं, तो रूस की रणनीति को लेकर हमारे जो पहले कार्यक्रम होते थे तो आप भी बात करते थे कि सर्दियां आएंगी, गैस को लेकर रूस का दबाव यूरोपियन देशों को बाध्य करेगा। अभी उसकी क्या स्थिति है? ये रूस से आने वाली गैस पर ही यूक्रेन की सांसें चल रही हैं, या यूरोप की सांसें चल रही है, या उसका कोई दूसरा विकल्प निकाल लिया गया है? डॉक्टर हिमांशु जी, इन सर्दियां शुरू होने से पहले ही यूरोप ने, खासकर वो देश जो कि रूस से तेल और गैस लेते थे, उन्होंने अपने सारे इंतजाम कर लिए थे। जैसे जर्मनी ने कई ये समुद्री जहाज अपने पोर्ट्स के पास स्टेशन कर दिए थे, जो कि वो लिक्विफाइड एलएनजी सप्लाई कर सकें। रातों रात वहां पे प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के तहत उन्होंने अपने ये प्लांट्स बनाए, जिससे कि उन्हें गैस और ऑयल आराम से मिल सके अमेरिका से, बाकी देशों से। तो इन सर्दियों का जो कि हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि यूरोप पे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि रूस से गैस और तेल सप्लाई आता है, उसका यूरोप पे कोई असर नहीं पड़ा है। और ये एक और कारण है क्योंकि कोई असर नहीं पड़ा है, और राष्ट्रपति पुतिन सोच रहे थे कि सर्दियों में उन पे काफी प्रेशर पड़ेगा, उनके जो नागरिक है उनमें त्राई त्राई मच जाएगी, वहां पे यूरोप के देशों में प्रदर्शन होगा, और नाटो और अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बजाय युद्ध खत्म करने के। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूरोप ने अपनी पूरी जो तैयारी थी इस सर्दियों के लिए की हुई थी, और यही कारण है कि अब ये जो युद्ध है ये राष्ट्रपति पुतिन के लिए वाकई में सरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि जितनी उनकी रणनीतियां थी सारी एक एक करके फेल होने लगी हैं। चाहे 24 फरवरी को सर्दियों में हमला बोलना, चाहे सोचना कि अभी नवंबर दिसंबर में मैं तेल और गैस की वजह से इन पे प्रेशर डालूंगा, कुछ उनकी रणनीति नहीं चली, और तभी ये युद्ध अगले महीने 1 साल पूरा कर देगा। तो कुल मिलाकर व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें अपने समय का बड़ा ही कुशाग्र व्यक्ति माना जाता था, वो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में अपनी हर रणनीति में पिटते हुए वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बातचीत के निर्णायक बिंदु पर पहुंचे तो निर्णायक बिंदु यह बता रहा है कि नाटो की संयुक्त रणनीति की आगे अब व्लादिमीर पुतिन बेबस दिखाई दे रहे हैं। उनका यह बेबस होना इस युद्ध की समाप्ति का कारण बनेगा या इस युद्ध के विस्तार का कारण बनेगा, ये एक सवाल है। जिस तरीके से यूक्रेन हमलावर हुआ है और उन हथियारों के बूते हमलावर हुआ है जो अमेरिका या अन्य नाटो देशों के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, क्या इसको यूक्रेन के हमलों को रशिया इतनी सहजता से बर्दाश्त करेगा? क्या यह युद्ध के समाधान के तौर पर समझा जाए, या इसके नतीजे आने वाले समय में दुनिया को बहुत भयानक तौर पर देखने को मिलेंगे? ये सवाल अनुत्तरित है। कुल मिलाकर आने वाले समय को लेकर अभी आशंका ही है, निश्चिंता कुछ नहीं। ऐसा इस कार्यक्रम के अंदर निकला हुआ निष्कर्ष है। देखें हम इस निष्कर्ष को किसी सकारात्मक दृष्टिकोण से कब देख पाएंगे। कुल मिलाकर ये जंग खत्म हो, ये आम आदमी की इच्छा दुनिया में है, पर इस दुनिया में जो तमाम देश अपनी हुकूमत
बनाए रखने के लिए तत्पर हैं, वो इस युद्ध को कब समाप्त करेंगे ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस उम्मीद को ही समर्पित कि है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, है इंतजार मुझे जंग खत्म होने का, लहू की कैद से बाहर कोई बुलाता है। अशुफ्ता चंगे जी ने जो ये बात कही थी, ये बात दुनिया के उन तमाम देशों के हुक्मरानों तक पहुंचनी चाहिए जो इस जंग को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। देखें ये बात उन्हें कब समझ में आती है। बहरहाल आप मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।